आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदगामिनी बायजीसीन में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैरासिंथेसिस एंड पैरासिंथेसिस एब्डोमिनिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरासिंथेसिस किसको कहते हैं? एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर जिसमें कोई भी होलो नीडल, कैनुला या ट्रोकार जो है वो इंसर्ट किया जाता है किसी भी बॉडी कैविटी में। बॉडी कैविटी कोई भी हो सकती है, लाइक पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इन सब कैविटीज में जो है कोई भी होलो नीडल या कैनुला को इंसर्ट करा जाएगा टू रिमूव द फ्लूइड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज और थेरेपेटिक रिलीफ। तो मेनली यहाँ पे इसके दो काम होते हैं। कोई भी बॉडी कैविटी होगी, उसमें कोई निडल या जो है कैनुला इंसर्ट करा जाएगा, उसमें से फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाएगा और उसके दो मेन रीजन होंगे, या तो डायग्नोस्टिक पर्पज से या फिर थेरेपेटिक रिलीफ के लिए। सर्जिकल पंचर किया जाता है किसी भी कैविटी का, उसको हम क्या कहेंगे? पैरासिंथेसिस कहेंगे। पैरासिंथेसिस एक ब्रॉड टर्म है, यानी कि किसी भी कैविटी से फ्लूइड को एस्पिरेट करना इज कॉल्ड पैरासिंथेसिस। नेक्स्ट है सिनोनिम्स। इसके सिनोनिम्स डिपेंड करेंगे कंटेक्स्ट के बेस पे। अगर एब्डोमेन का कर रहे हैं तो एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस कहेंगे, थोरेसिक कैविटी का कर रहे हैं तो थोरेसिक पैरासिंथेसिस कहेंगे, कार्डियक पैरासिंथेसिस, ब्लैडर पैरासिंथेसिस, अलग अलग इसके नाम हो सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, जिसको हम एब्डोमिनोसेंटेसिस भी कहते हैं। इसमें पेरिटोनियल कैविटी से जो फ्लूइड है वो एस्पिरेट किया जाता है, और हम सबको पता है कि मोस्ट कॉमन जो कोज है वो जो पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का वो क्या है? एसाइटिस है। तो इट इज अ प्रोसीजर यूज्ड टू रिमूव फ्लूइड या एसाइटिक फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए क्या होगा? एसाइटिक जो फ्लूइड होगा उसका एनालिसिस करने के लिए, और थेरेपेटिक पर्पज यानी कि जब टेंस एसाइटिस की कंडीशन होगी तो फ्लूइड को रिमूव करके जो टेंस एसाइटिस है उसको रिलीव करने के पर्पज से एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस किया जाता है। नेक्स्ट है थोरेसिक पैरासिंथेसिस। थोरेसिक पैरासिंथेसिस को थोरेकोसेंटेसिस भी कहते हैं, प्लूरल टैप भी इसको बोला जाता है। इसमें कौन सी कैविटी होगी? अगर थोरेसिक वर्ड आया है तो प्लूरल कैविटी होगी, और ये डायग्नोसिस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन मोस्ट कॉमन कोज होता है। प्लूरल इफ्यूजन किसी इन्फेक्शन की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस, मैलिग्नेंसी की वजह से हो सकता है। एंड थेरेपेटिकली टू रिलीव डिस्निया बाय रिमूविंग फ्लूइड या एयर। तो हर जो पैरासिंथेसिस हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसके आप दो पर्पज मेनली मान के चलिए, या तो वो जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है जिसको हमने एस्पिरेट करना है वो हमें डायग्नोज करना है कि किस कारण से वो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, या फिर उसका थेरेपेटिक पर्पज जो टेंस कंडीशन उसकी वजह से डेवलप हुई है उसको रिलीव करने के लिए, सिम्टम को रिलीव करने के लिए हम पैरासिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक पैरासिंथेसिस, जिसको पेरिकार्डियोसेंटेसिस बोलते हैं। इसमें कौन सी कैविटी होगी? पेरिकार्डियल कैविटी। तो डायग्नोस्टिक पर्पज क्या होगा? टू एनालाइज द पेरिकार्डियल फ्लूइड इन सस्पेक्टेड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इफ्यूजन ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हो सकता है, मैलिग्नेंसी की वजह से, या इन्फेक्शन की वजह से। और इन्फेक्शन भी कौन सी इन्फेक्शन, तो उसको भी रूल आउट करने के लिए। नेक्स्ट है थेरेपेटिक, टू रिलीव कार्डियक टेम्पोनेट और लार्ज पेरिकार्डियल इफ्यूजन कॉजिंग हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट है ब्लैडर पैरासिंथेसिस, इसको सिस्टोसेंटेसिस भी बोलते हैं। इसमें यूरिनरी ब्लैडर से जो है हम फ्लूइड जो है उसको एस्पिरेट करेंगे, निकालेंगे, मेनली फॉर डायग्नोस्टिक यूरिन कलेक्शन, कल्चर या सेंसिटिविटी टेस्ट जब हमने करना होता है उस कंडीशन में। एंड थेरेपेटिक डीकम्प्रेशन इन यूरिनरी रिटेंशन, जब एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन का केस आता है तो उस कंडीशन में डीकम्प्रेशन के लिए। अब जनरल सिनोनिम्स इसके क्या होंगे? जनरली आपने सुना होगा, कहते हैं कि टैपिंग कर रहे हैं, या फ्लूइड एस्पिरेशन, या पंचर ड्रेनेज, ये इसको जनरल सिनोनिम्स इसके लिए बोले जाते हैं। अब हम यहाँ पे इस वीडियो में मेनली पढ़ेंगे जो एब्डोमेन का पैरासिंथेसिस है, जिसको हम बोलेंगे पैरासिंथेसिस एब्डोमिनिस। डेफिनेशन क्या होगी? रिमूवल ऑफ द पेरिटोनियल फ्लूइड वाया नीडल या कैथेटर। इट इज अ प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन पेशेंट विद एसाइटिस। अभी हमने पढ़ा कि मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन का, वो एसाइटिस होता है, ड्यूरिंग विच अ नीडल इज इंसर्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। क्योंकि ये पैरासिंथेसिस एब्डोमिनिस है, पेरिटोनियल कैविटी में निडल इंसर्ट करी जाएगी टू ऑब्टेन द एसाइटिक फ्लूइड। दो टाइप का हो सकता है, डायग्नोस्टिक या थेरेपेटिक। डायग्नोस्टिक के लिए हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फ्लूइड चाहिएगा, लेकिन अगर थेरेपेटिक कर रहे हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है हम उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं उस फ्लूइड की वजह से। तो लार्ज अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है उसको हम रिमूव करके पेशेंट के जो सिम्टम्स है उनको
रिलीव करेंगे, टेंस एसाइटिस की जो कंडीशन है उसको रिलीव करेंगे। द रिमूवल एंड टेस्टिंग ऑफ द एसाइटिक फ्लूइड टू डायग्नोज द इटियोलॉजी ऑफ एसाइटिस की एसाइटिस भाई डेवलप किस कारण से हुआ है, और टू रूल आउट एन इन्फेक्शन ऑफ पेरिटोनियल फ्लूइड इज कॉल्ड डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस। थेरेपेटिक में क्या होगा, रेफर्स टू रिमूविंग लार्ज क्वांटिटीज, यहाँ ऊपर लिखा है ना हमने कि 5 लीटर से अगर ज्यादा फ्लूइड को रिमूव करना है तो उसको हम क्या कहेंगे, थेरेपेटिक कहेंगे। थेरेपेटिक पैरासिंथेसिस रेफर्स टू रिमूविंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसाइटिक फ्लूइड टू ट्रीट द पेशेंट सिम्टम कॉज्ड बाय एसाइटिस। यहाँ पे इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एसाइटिक फ्लूइड है एब्डोमेन, इसमें निडल इंसर्ट करके एक ड्रेन ट्यूब लगाई गई है और एक कलेक्टर है यहाँ पे, वहां पे फ्लूइड को कलेक्ट किया जा रहा है। अब ये फर्स्ट डिस्क्राइब हुआ था अर्ली 19th सेंचुरी में, फर्स्ट डिस्क्राइब हुआ था। उस टाइम पे क्या था कि इतनी एसेप्टिक टेक्निक्स यूज नहीं होती थी। जब कोई भी इन्वेंशन होती है तो प्रॉपर एक बार में ही वो प्रॉपर नहीं हो जाती, उसकी एक हिस्ट्री रहती है प्रॉपर कि पहले ये हुआ था, उसके बाद उसमें और क्या मॉडिफिकेशंस हुए, उसके बाद और क्या हुए। तो ऐसे ही एसाइटिस की जो पैरासिंथेसिस एब्डोमिनस है इसकी कंडीशन में है, अर्ली 19th सेंचुरी में फर्स्ट डिस्क्राइब हुआ था। लेट 19th सेंचुरी में एसेप्टिक टेक्निक्स इसमें इंट्रोड्यूस करी गई थी एंड 1970s ऑनवर्ड्स जो यूएसजी गाइडेड टैपिंग जो है वो उसकी इन्वेंशन हुई कि जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड टैपिंग की जाए, कि अल्ट्रासाउंड से ये पता लगाया जाए कि फ्लूइड कहाँ पे किस लोकेशन में जो है एक्यूमुलेट है और वहीं पे फिर हम पंचर करें। इंडिकेशंस डायग्नोस्टिक क्या क्या रहेंगी, न्यू ऑनसेट एसाइटिस होगा, अभी न्यूली डेवलप्ड एसाइटिस है तो एसाइटिस डेवलप होने का कारण क्या है, उस कारण को डायग्नोस करने के लिए सस्पेक्टेड एसबीपी स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, मतलब जो एसाइटिस फ्लूइड है उसकी इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया की वजह से है, विदाउट एनी ऑब्वियस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इनसाइड द एब्डोमेन। भाई एब्डोमेन में परफोरेशन भी नहीं हुई है, एब्सेस भी नहीं है, फिर भी जो इन्फेक्शन है किस कारण से है, ये किन पेशेंट्स में होता है, कॉमन इन पेशेंट्स विद सिरोसिस एंड एसाइटिस। एसाइटिस मोस्ट ऑफ द टाइम जब सिरोसिस डेवलप होता है उस कंडीशन में होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को डायग्नोस करने के लिए कोई मैलिग्नेंसी है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है, हीमोपेरिटोनियम है, या फिर जो भी फ्लूइड होगा उसका फिजिकल, बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी करने के लिए डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस एब्डोमिनस करेंगे हम। नेक्स्ट है सीरम एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट। ये क्या ग्रेडियंट है, इसमें इस ग्रेडियंट से हम ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है, एसाइटिस है। तो एसाइटिस किस वजह से डेवलप हुआ है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से है या कोई अदर कोज की वजह से है, तो उस कंडीशन में ये जो ग्रेडियंट है हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। अब इस ग्रेडियंट को निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है कि सीरम एल्बुमिन में से जब हम एसाइटिक फ्लूइड एल्बुमिन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जो वैल्यू आएगी उसके बेस पे हम डिपेंड करेंगे कि जो एसाइटिस है उसका कोज क्या है। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 ग्राम पर डीएल है, इसका मतलब क्या है कि बिग डिफरेंस है। बिग डिफरेंस कैसे हुआ, क्योंकि हमने ये वैल्यू कैसे निकाली, सीरम एल्बुमिन में से एसाइटिक्स जो फ्लूइड है उसका एल्बुमिन सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू निकाली। अगर इन दोनों में बिग डिफरेंस है तो ये वैल्यू 1.1 से ज्यादा आएगी। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है वो ज्यादा है बिटवीन ब्लड एंड एसाइटिक फ्लूइड एल्बुमिन। इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट को एसाइटिस डेवलप हो रहा है वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है, और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटिस किन किन कंडीशंस में मिलता है, लाइक इन सिरोसिस, हार्ट फेलियर, बुर्च-चेरी सिंड्रोम। अगर इसकी वैल्यू 1.1 ग्राम पर डीएल से कम है, अगर वैल्यू कम है इसका मतलब डिफरेंस जो है वो स्मॉल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये फ्लूइड है वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से नहीं है, किसी दूसरे कारण की वजह से हो सकता है, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पैनक्रेटाइटिस एटसेट्रा। अब यहाँ पे हमने पढ़ा, ये बाकी टर्म तो आपके लिए फेमिलियर होंगी। बुर्च-चेरी सिंड्रोम क्या होता है, एक रेयर डिसऑर्डर होता है। ये कब होता है, कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हेपेटिक वीनस आउटफ्लो। हिपैटिक वीनस आउटफ्लो में जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है तब ये डेवलप होता है, उसकी वजह से पेशेंट को हिपैटोमेगैली हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, एसाइटिस डेवलप हो सकता है, लीवर डिस्फंक्शन हो सकता है। ये किस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कोई थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हाइपरकोगुलेबल स्टेट हो सकती है, या फिर कंप्रेशन ऑफ हिपैटिक वेन हो सकता है। तो इन सब कंडीशन में बुर्च-चेरी सिंड्रोम जब होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी हिपैटिक वीनस आउटफ्लो की और हिपैटोमेगैली एसाइटिस डेवलप हो जाएगा। तो मेनली सीरम एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि
जो एसाइटिस है उसका कारण क्या है। अगर वैल्यू 1.1 से ज्यादा है तो मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन कोज है, अगर 1.1 से कम है तो अदर कोई कोज हो सकता है। इसको कैसे याद रखें, नॉर्मल सीरम एल्ब्यूमिन की वैल्यू कितनी होती है 3.5 to 5 ग्राम पर डीएल होती है। हाई वैल्यू होगी यानी कि हाई प्रेशर, अगर लो वैल्यू है तो लो प्रेशर, अगर हाई है तो मतलब 1.1 से ज्यादा होगा तो यानी कि प्रेशर रिलेटेड है। हाई याद रखने का ये तरीका है कि अगर हाई वैल्यू है तो यानी कि हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर कौन सा हमने पढ़ा था, पोर्टल हाइपरटेंशन का। अगर लो वैल्यू है तो लो प्रेशर है तो परमिएबिलिटी या लीक रिलेटेड एसाइटिस यहाँ पे हो सकता है। तो ये याद करने के लिए है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि क्यों हमने कहा कि अगर वैल्यू 1.1 से ज्यादा है तो पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटिस हुआ है। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है, इंक्रीज्ड हाइड्रोस, दो प्रेशर मेनली होते हैं, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, एक ओनकोटिक प्रेशर होता है। तो ये जो ट्रांसयूडेटिव या एक्सुडेटिव फ्लूइड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब पोर्टल हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी तो वहां पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा पोर्टल वीनस सिस्टम में। जब ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये प्रेशर क्या करेगा, पुश करेगा फ्लूइड को आउट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। तो फ्लूइड कैसा होगा, ट्रांसुडेट फ्लूइड होगा उस कंडीशन में। लेकिन एल्ब्यूमिन क्या है, एक प्रोटीन है, लार्ज प्रोटीन है, तो वो उस प्रेशर से इजीली लीक नहीं होगा उस फ्लूइड के साथ में। तो जो एसाइटिक जो फ्लूइड होगा उसका एल्ब्यूमिन क्या रहेगा, लो रहेगा, while जो सीरम एल्ब्यूमिन है वो रिलेटिवली हाइयर रहेगा। तो हम जब इसको निकालेंगे ग्रेडियंट, सीरम जो है एल्ब्यूमिन माइनस एसाइटिक फ्लूइड एल्ब्यूमिन, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लार्ज आएगी, और लार्ज आएगी तो 1.1 से ज्यादा है। तो इस तरह से हमने कहा कि अगर जो वैल्यू है अगर वो 1.1 से ज्यादा है तो जो कोज है वो क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन। अब हम पढ़ते हैं कि लो वैल्यू होगी तो नॉन पोर्टल कोजेस कैसे होंगे। अब जैसे कि पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस है, या टीबी पेरिटोनाइटिस है, पैनक्रेटाइटिस है, ये सब कोज हमने पढ़े थे। उस कंडीशन में क्या होगा, एसाइटिस फ्लूइड कैसे फॉर्म हुआ है, कोई भी इन्फ्लामेशन या इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ द पेरिटोनियल कैपिलरीज। जो कैपिलरीज हैं उनकी जब परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी, उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी तो जो लार्ज प्रोटीन है वो भी क्या करेंगे, लीक कर जाएंगे एसाइटिक फ्लूइड में फ्रीली। तो उस फ्लूइड में जब वो प्रोटीन्स भी लीक कर गए तो उस कंडीशन में क्या होगा, एसाइटिक फ्लूइड का जो एल्ब्यूमिन है वो लगभग जो सीरम एल्ब्यूमिन है उसके आसपास हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन लीक करके चले गए हैं। अब दोनों वैल्यू अगर आसपास ही हैं तो उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेडियंट कैसा आएगा, ऑब्वियस स्मॉल ग्रेडियंट आएगा। तो कोई भी इन्फ्लामेशन है या परमिएबिलिटी इंक्रीज कर गई है उसकी वजह से क्या होगा, प्रोटीन रिच फ्लूइड होगा। प्रोटीन रिच फ्लूइड होगा तो जो सीरम एल्ब्यूमिन है उससे उसकी जो डिफरेंस है वो एसाइटिक फ्लूइड एल्ब्यूमिन का कम होगा, स्मॉल डिफरेंस होगा। तो हमने कहा कि जो कोज है वो क्या होगा, नॉन पोर्टल कोज हो सकता है। तो ये मेनली एक ग्रेडियंट होता है जिसके बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो एसाइटिस है वो किस कोज से है, पोर्टल हाइपरटेंशन के कोई कोज है या फिर नॉन पोर्टल कोजेज है। नेक्स्ट, अब तक हमने ये क्या पढ़ा था कि जो डायग्नोस्टिक इंडिकेशन है पैरासिंथेसिस एब्डोमिनस की। अब हम पढ़ते हैं थेरेपेटिक इंडिकेशंस। थेरेपेटिक, टेंस एसाइटिस सबसे मेन, टेंस एसाइटिस की कंडीशन है तो उसको रिलीव करने के लिए। रिफ्रैक्टिव एसाइटिस की कंडीशन है, यानी कि जो परसिस्टेंट या फिर रैपिडली रिकरिंग एसाइटिस है, हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दिया है लेकिन उसके बाद भी बार बार पेशेंट को एसाइटिस हुए जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एडवांस लीवर डिजीज है या फिर जो प्रोग्नोसिस है पेशेंट का वो पुअर है। तो उन कंडीशंस में थेरेपेटिक पर्पज से बार बार जो है पैरासिंथेसिस एब्डोमिनस यानी कि टैपिंग करनी पड़ती है पेशेंट की। एचआरएस प्रिवेंशन, एचआरएस क्या है, हिपेटोरिनल सिंड्रोम, यानी कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है एडवांस सिरोसिस विद एसाइटिस की, जहां पे क्या होगा, किडनी जो फंक्शन है वो प्रोग्रेसिवली फेल करेगा ड्यू टू सीवियर रीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड रिड्यूस्ड रीनल ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, रीनल वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, लेकिन किडनी में कोई स्ट्रक्चरल अभी किडनी डिजीज ऐसा नहीं था पेशेंट को, उसके बावजूद हिपेटोरिनल सिंड्रोम डेवलप हुआ है। तो उस कंडीशन में हिपेटोरिनल सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए भी थेरेपेटिक पर्पज से टैपिंग की जाती है पेशेंट की। अब हमने पढ़ा कि सिरोसिस मोस्ट कॉमन कोज है एसाइटिस का। अगर हम देखें तो 1 ईयर मोर्टिलिटी पेशेंट की 20% विद एसाइटिस होती है और 7% विदाउट एसाइटिस होती है। तो 20% है
एज कम्पेयर टू 7 ये ज्यादा है, तो इसीलिए बोला गया है कि कोई भी जो न्यूली ऑनसेट एसाइटिस है उसको हमेशा उसके सैंपल की जो है जांच होनी चाहिए कि जो एसाइटिस है वो डेवलप क्यों हो रहा है, क्योंकि मोर्टेलिटी 20% है विद एसाइटिस। अब हम इस जो टैपिंग प्रोसीजर है इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहाँ कहाँ नहीं करना है। एक्यूट सर्जिकल एब्डोमेन है किसी को, अनकरेक्टेबल कोगुलोपैथी है, ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, प्लेटलेट 20,000 से भी कम है, INR 2 से ज्यादा है, एब्डोमिनल वाल इन्फेक्शन है तो नहीं कराएंगे क्योंकि इन्फेक्शन को हम और जो है अंदर तक फैला सकते हैं। ब्लैडर डिस्टेंशन की कंडीशन है, अगर ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा तो वो क्या करेगा, लोअर एब्डोमेन में लाई करेगा, तो जब जैसे ही हम नीडल इंसर्ट करेंगे तो चांसेस हो सकते हैं कि ब्लैडर पंचर हो जाए, और उसकी वजह से जब ब्लैडर पंचर होगा तो उसमें से यूरिन लीकेज होगी और पेरिटोनाइटिस डेवलप हो सकता है, तो उस कंडीशन में नहीं करेंगे। बाउल डिस्टेंशन की कंडीशन में नहीं करेंगे क्योंकि जो डायलेटेड बाउल लूप्स होंगे वो थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाते हैं, और जैसे ही निडल की एंट्री होगी तो वो इंजरी कर सकती है इंटेस्टाइन्स में, जिसकी वजह से बाउल परफोरेट हो सकते हैं, पेरिटोनाइटिस या सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है। तो इसीलिए एम्प्टी बाउल और ब्लैडर की कंडीशन में ही हमें टैपिंग करनी है, प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे। ऑर्गेनोमेगैली है पंचर साइट पे तो हम उस ऑर्गन को पंचर कर सकते हैं। कोई रेस्टलेस पेशेंट है, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट है तो उसको हम टैपिंग नहीं कराएंगे। अब कोई भी प्रोसीजर है, अगर आप कोई भी प्रोसीजर पढ़ते हैं तो उसकी प्री रिक्विजिट होती है कि हमें क्या क्या उस प्रोसीजर से पहले चाहिए। तो कुछ इक्विपमेंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। मॉनिटरिंग टूल्स चाहिए, जब भी किसी पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं तो उसके जो बेसिक वाइटल्स है वो जरूर चेक करने हैं। मॉनिटरिंग टूल्स होने चाहिए, बीपी अपरेटस, स्टेथोस्कोप, स्टेराइल ग्लव्स, गाउन, मास्क, ड्रेप्स, क्योंकि हमने एसेप्टिक कंडीशंस मेंटेन करके रखनी है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, लोकल एनेस्थेटिक विद सिरिंज एंड नीडल, स्कैल्पल, ट्रोकार, कैनुला, वाइट बोर नीडल, पैरासिंथेसिस कैथेटर, जो भी हम यूज करें प्रोसीजर में वो सब हमारे पास पहले से अवेलेबल होना चाहिए। सिरिंज फॉर एस्पिरेशन, 3-वे स्टॉप कॉक एंड ट्यूबिंग, कलेक्शन कंटेनर और बोतल, एडेसिव ड्रेसिंग या स्टेराइल गोज, मेजरिंग जार फॉर फ्लूइड कि कितना फ्लूइड हमने निकाला है, मेजरिंग जार होना चाहिए। स्पेसिमेन बोतल फॉर एनालिसिस, जो हमने भेजना है एनालिसिस के लिए, साइटोलॉजी कल्चर के लिए जो भेजना है उनकी स्पेशल जो स्पेसिमेन बोतल है वो होनी चाहिए। मैनोमीटर, प्रेशर मॉनिटर करने के लिए, और एल्ब्यूमिन, अगर हम 5 लीटर से ज्यादा फ्लूइड निकाल रहे हैं तो एल्ब्यूमिन वहां पर होना चाहिए। अब प्री रिक्विजिट क्या है कि पेशेंट को कहना है कि वो बाउल और ब्लैडर जो है वो इवैक्यूएट करके आए। प्रोसीजर में फर्स्ट यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए। पेशेंट को सुपाइन या सेमी रिक्लाइन पोजीशन में विद बैक रेस्ट पेशेंट को लेटा देना है और रीएश्योर करना है और उसको कंप्लीट प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, क्योंकि पेशेंट तभी हमारे साथ कोऑपरेट करेगा तब हम उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे सारा का सारा प्रोसीजर। तो कोई भी प्रोसीजर जब हम कर रहे हैं, कोई भी मेडिकल प्रोसेस, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, पेशेंट को उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देना हमारा फर्ज है, तो कंप्लीट उसको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर। नेक्स्ट है साइटिक टैपिंग, अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक प्रिकॉशंस एंड आईवी नीडल, लार्ज बोर की आईवी नीडल इंट्रोड्यूस करी जाएगी जिग जैग ट्रैक में। जिग जैग ट्रैक में क्यों? क्योंकि कांस्टेंट जो अगर हम डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं तो जो कांस्टेंट ऊजिंग है फ्लूइड की वो होती रहती है, तो कांस्टेंट ऊजिंग को प्रिवेंट करने के लिए जिग-जैग ट्रैक में नीडल को इंसर्ट करना है एट एनी ऑफ द साइट मेंशन, मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस, प्यूबिस एंड अम्बिलिकस। उस कंडीशन इस जो लोकेशन है, कोई भी लोकेशन या कोई भी साइट यहाँ पे हम ले सकते हैं। जंक्शन ऑफ लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 ऑफ राइट और लेफ्ट स्पाइनो अम्बिलिकल लाइन। नीडल कनेक्ट करी जाएगी रबर ट्यूबिंग के साथ विच ड्रेन्स द एसाइटिक फ्लूइड स्लोली इनटू ए कलेक्टिंग बैग और बोतल। एक सिटिंग में यूजुअली 1 to 2 लीटर ऑफ फ्लूइड में बी ड्रेन्ड ओवर 4 to 6 आवर्स। निडल इज पास्ड इन जिगजैग मैनर थ्रू स्किन, फेशिया, पहले स्किन होगी फिर फेशिया होगा, फिर मसल लेयर आएंगी, ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू, देन पेराइटल पेरिटोनियम। तो इस तरह से इन सबको क्रॉस करके जिगजैग मैनर में निडल को इंसर्ट कराना है। दिस ओब्लिक या वाल्व लाइक ट्रैक प्रिवेंट कंटिन्यूअस लीकेज ऑफ एसाइटिक फ्लूइड आफ्टर विड्रॉल। जैसे हम निडल को इंसर्ट करेंगे तो कंटिन्यूअस लूजिंग ऑफ द फ्लूइड नहीं होगी अगर हम जिग-जैग ट्रैक में नीडल इंसर्ट कर रहे हैं तो। सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस में भी डन बाय 3 to 5 लीटर ऑफ फ्लूइड एस्पिरेटेड इन अ सिंगल सिटिंग
विद 6 to 8 ग्राम पर लीटर ऑफ साल्ट फ्री इन्फ्यूजन। तो इन्फ्यूजन जरूर देना है पेशेंट को। डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन रिक्वायर 20 to 50 ml एसाइटिक फ्लूइड। डायग्नोस्टिक के लिए हमें थोड़ा सा फ्लूइड चाहिए, 20 to 50 ml। निडल के दो यूज है। अब जैसे थेरेपेटिक यूज के लिए 14 to 18 गोज की निडल चाहिएगी, डायग्नोस्टिक के लिए 18 to 20 गोज निडल चाहिएगी। स्मॉल बोर की जो निडल होगी वो क्या करेगी, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। देखो थेरेपेटिक के लिए हमने यहाँ पे देखा कि निडल का साइज स्मॉल बताया गया है। क्यों बताया गया है, क्योंकि हमें लंबे टाइम तक जो है टैपिंग करना है, प्रोसीजर थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगा। डायग्नोस्टिक के लिए हम लार्ज बोर की निडल यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ ही टाइम में 20 to 50 ml फ्लूइड निकाल लेना है। लेकिन थेरेपेटिक के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए स्मॉल बोर की निडल यूज करेंगे, जिससे जो इन्फेक्शन का जो रिस्क है वो कम हो। पैरासिंथेसिस का प्रोसीजर होने के बाद जो पंचर साइट है उसको सील कर देंगे विद टिंचर बेंजोइन। एसाइटिक फ्लूइड को फिर सेंड कर देंगे हम फिजिकल, बायोकेमिकल, साइटोलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल स्टडी के लिए। कल्चर भी करा सकते हैं, वो हमारी नीड पे डिपेंड करेगा। यूजुअली प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन और लोकल एनेस्थीसिया पेशेंट्स में रिक्वायर नहीं होता, लेकिन अगर हम यूज करेंगे तो किन पेशेंट्स में करेंगे, उन पेशेंट में करेंगे जो रेस्टलेस पेशेंट है, नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट है, जिनको पेन ज्यादा हो रहा है, तो उन पेशेंट्स को हम एनेस्थीसिया दे सकते हैं। स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू में इनफिल्टर करेंगे 2% लिग्नोकेन सॉल्यूशन। इन स्मॉल कलेक्शन ऑफ पैरासिंथेसिस फ्लूइड प्रोसीजर सिटिंग पोजीशन में भी करा सकते हैं। यूएसजी गाइडेड पैरासिंथेसिस। यूएसजी गाइडेड क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम ब्लाइंड जो है पंचर ना करके हमें यूएसजी गाइडेड ये पता हो कि जो हमने पंचर है वो किस साइड पे करना है। ये सेम प्रोसीजर है एज ब्लाइंड पैरासिंथेसिस, ओनली डिफरेंस क्या है कि एंट्री कैसे करनी है। पेशेंट को प्रिपेयर कर लिया, हमने प्रोसीजर उसको समझा दिया, पेशेंट की पोजीशनिंग कर दी, उसके बाद अल्ट्रासाउंड प्रोब यूज करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट पॉकेट ऑफ द एसाइटिस फ्लूइड। डेप्थ फ्लूइड की हम यूएसजी से जो है वो हम कंफर्म कर लेंगे। बाउल लूप्स को अवॉइड कर सकते हैं, कोई वेसल पंचर ना हो, कोई एडेसिव्स है उनको अवॉइड कर सकते हैं। फिर यूएसजी गाइडेड जो पंचर साइट है उसको हम मार्क कर लेंगे। ओफन लोअर क्वाड्रेंट या मिड लाइन इंफ्राअम्बिलिकल पेशेंट्स में पंचर किया जाता है। यूएसजी गाइडेंस से क्या फर्क पड़ता है, ओनली साइट सिलेक्शन का फर्क पड़ता है। निडल एंट्री स्टेप पे हमें ये हेल्प करती है। रेस्ट जो प्रोसीजर है वो जो हमने पहले पढ़ा ब्लाइंड पैरासिंथेसिस वाला, दोनों प्रोसीजर सेम है। बजाय कि यूएसजी गाइडेड में क्या है कि हमें साइट सेलेक्ट हम कर सकते हैं कि कहाँ पे लार्जेस्ट और सेफेस्ट पॉकेट है एसाइटिक फ्लूइड की और कैसे हमने निडल को इंसर्ट करना है। अब एक वर्ड आता है ड्राई टैप। ड्राई टैप यानी कि टैप तो हम फ्लूइड निकाल रहे हैं, ड्राई मतलब फ्लूइड निकला ही नहीं। फेलियर टू ऑब्टेन एसाइटिक फ्लूइड, क्या किन किन कारण से हो सकता है कि जो निडल हमने इंसर्ट करी वो निडल ब्लॉक हो गई ओमेंटल पैच से, तो उस कंडीशन में निडल ब्लॉक है तो फ्लूइड बाहर नहीं आएगा, या फिर किसी विस्कस की परफोरेशन हो गई है, या फिर बहुत थोड़ा फ्लूइड वहां पे अवेलेबल है कि अगर हमने ब्लाइंड पैरासिंथेसिस किया तो हम उसको टारगेट नहीं कर पा रहे, तो उन कंडीशन में भी ड्राई टैप मिलेगा। आफ्टर केयर क्या होगी पेशेंट की, पेशेंट को मॉनिटर करना है फॉर नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशन। वाइटल्स एवरी 1 to 2 आवर हमने मेंटेन मॉनिटर करने हैं। पंचर साइट को मॉनिटर करना है कि वहां पे ब्लीडिंग या लीकेज तो नहीं है। अगर हम 5 लीटर से ज्यादा फ्लूइड ड्रेन कर रहे हैं तो एल्ब्यूमिन हमने साथ में पेशेंट को देना है, क्योंकि एक साथ प्रोटीन जो है ज्यादा ड्रेन हो जाएगा, तो इसलिए प्रोटीन एल्ब्यूमिन हमने देना है 6 to 8 ग्राम पर लीटर। बाद में कोई भी प्रोसीजर आप करें तो जो जहाँ पे सारा प्रोसीजर हमने डॉक्यूमेंट करना है, डॉक्यूमेंट द साइट, वॉल्यूम, अपीयरेंस, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई पेशेंट को या नहीं हुई वो सब हमने डॉक्यूमेंट करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या मेनली इसमें देखने को मिलती हैं। सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या शॉक पेशेंट को हो सकता है, क्योंकि अगर किसी का रैपिड रिमूवल कर दिया लार्ज वॉल्यूम ऑफ एसाइटिस फ्लूइड तो उससे क्या होगा, सडन फॉल हो जाएगा इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर। सडन इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर फॉल होगा तो उससे क्या होगा, जो वीनस रिटर्न है हार्ट को वो कम हो जाएगा, और वो कम होगा तो पेशेंट को हाइपोटेंशन होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा, सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी शॉक में चला जाएगा पेशेंट को। इफ अपीयर्स ड्यूरिंग द पैरासिंथेसिस, अगर प्रोसीजर के दौरान पेशेंट को ऐसा होता है तो प्रोसीजर को इमीडिएटली स्टॉप कर देना है। हेमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी ड्यू टू रैपिड रिमूवल ऑफ फ्लूइड, ठीक है।
तो उसी टाइम पे प्रोसीजर को स्टॉप कर देना है। वेसोवेगल अटैक हो सकता है। डायरेक्ट वेगस जो नर्व है उस पे इंजरी नहीं होगी, लेकिन जो है वेगस जो स्टिमुलेशन की वजह से, स्टिमुलेशन हो सकता है पेन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, रैपिड फ्लूइड शिफ्ट की वजह से, तो उस कंडीशन में वेसोवेगल अटैक हो सकता है, जिसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड फेंटिंग हो सकती है। अगर हमने जो है एसेप्टिक कंडीशन मेंटेन करके नहीं रखी है तो हम इन्फेक्शन को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है। प्रेसिपिटेशन ऑफ हिपेटिक कोमा, जो कंप्रेस्ड पोर्टोकेवल शंट्स थे वो ओपन अप हो जाएंगे और जो नाइट्रोजीनियस मटेरियल है वो ब्रेन में चला जाएगा बाय पासिंग द लीवर। देन क्या होगा, हिपेटिक जो कोमा है उसको हम प्रेसिपिटेट कर देंगे। नेक्स्ट है होलो विस्कस को कोई परफोरेट कर दे, ब्लैडर हो गया, बावल हो गया, प्रोटीन डेप्लीशन हो सकता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हमने रिमूव कर दिया और प्रोटीन ना इंसर्ट किया पेशेंट में, या फिर जिग-जैग जो मेंटेन करके नहीं रखा उसकी वजह से कांस्टेंट लूजिंग ऑफ फ्लूइड हो सकता है। ये मेनली टेंस एसाइटिस या मैलिग्नेंट एसाइटिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। हिमरेज हो सकता है। पहले क्या किया जाता था, ट्रोकार और कैनुला यूज करे जाते थे टू टैप द एसाइटिक फ्लूइड, एस्पिरेट पस फ्रॉम द एमोबिक लीवर एब्सिस और फॉर सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन ऑफ यूरिन। लेकिन ये बहुत क्रूड मेथड था, इसकी वजह से ये अभी यूज नहीं किया जाता। अभी हमारे पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इसीलिए ट्रोकार का यूज ज्यादा नहीं किया जाता। अब कुछ स्पेशल गाइडलाइंस हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लीवर डिजीज, उन्होंने क्या कहा है कि हर जो सिरोटिक पेशेंट होगा, जो भी एसाइटिस के साथ एडमिट होगा, उसको डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस करना ही करना है टू रूल आउट एसपीपी। अगर वहां पे कोई क्लियर इन्फेक्शन के सिम्टम नहीं है तब भी, यानी कि इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि चाहे पेशेंट को इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स हैं या नहीं है, लेकिन जो भी सिरोसिस का पेशेंट एडमिट होगा विद एसाइटिस, उसको डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस करना ही करना है। सेकंड क्या बोला है, अगर 5 लीटर से ज्यादा फ्लूइड रिमूव करोगे तो एल्बुमिन पेशेंट को देना ही देना है। डायूरेटिक तब तक स्टॉप नहीं करने तब तक कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकल रीजन उनको स्टॉप करने के लिए नहीं है, लाइक किडनी फेलियर या सीवियर हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्योंकि जो सिरोटिक पेशेंट्स होते हैं विद एसाइटिस, उनमें जो डायूरेटिक्स हैं वो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं, तो अननेसेसरी अगर उनका विड्रॉल कर दिया जाएगा तो जो फ्लूइड रिटेंशन है वो और वर्स हो सकती है, या एसाइटिस जो है वो और वर्स हो सकता है। तो ये मेन बातें इन्होंने कही है कि कोई भी पेशेंट आएगा उसको डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस करना है अगर वो सिरोसिस विद एसाइटिस है, चाहे इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो चाहे ना हो। अगर तुम 5 लीटर से ज्यादा फ्लूइड रिमूव कर रहे हो तो एल्बुमिन देना ही देना है। डायूरेटिक तब तक स्टॉप नहीं करनी तब तक कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकल वहां पे रीजन नहीं है, अदरवाइज जो डायूरेटिक है वो काफी हेल्प करेंगे एसाइटिस के पेशेंट। नेक्स्ट है चाइल्ड पग क्लासिफिकेशन। ये किस लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज टू असेस द सीवियरिटी एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द क्रोनिक लीवर डिजीज या सिरोसिस। जो सिरोसिस के पेशेंट होंगे उनका प्रोग्नोसिस देखने के लिए चाइल्ड पग क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है। इसमें मेनली 5 पैरामीटर है, हर को 1 to 3 का स्कोर दिया गया है, तो टोटल स्कोर ये डिटरमाइन करेगा कि प्रोग्नोसिस कैसा है। 5 पैरामीटर्स क्या है? सीरम एल्बुमिन, सीरम बिलिरुबिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी बाय आईएनआर, एसाइटिस और हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी। अगर 1 पॉइंट है तो वो माइल्ड के लिए है, अगर 3 पॉइंट है सीवियर के लिए, तो ऑब्वियस है 2 है वो किसके लिए होगा? मॉडरेट के लिए। अब यहाँ पे ये स्कोरिंग है इसकी, इसको आप देख ले 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट किस किस को दिया गया है। जैसे कि बिलिरुबिन का लेवल अगर 2 से कम है तो 1 पॉइंट देंगे, अगर 2 to 3 है तो 2 पॉइंट देंगे, अगर 3 से ज्यादा है तो 3 पॉइंट। नेक्स्ट है एल्बुमिन ग्राम पर डीएल में, अगर 3.5 से ज्यादा है तो 1 पॉइंट, 2.8 to 3.5 है तो 2 पॉइंट, अगर 2.8 से कम है तो 3 पॉइंट। ऐसे ही एसाइटिस अगर नन, माइल्ड एसाइटिस है, मॉडरेट टू सीवियर है, एन्सेफेलोपैथी नन है, ग्रेड 1 to 2 है या ग्रेड 3 to 4 है। पीटी बाय आईएनआर यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी क्लासिफिकेशन है। अगर क्लास ए में पेशेंट आता है यानी कि 5 to 6 पॉइंट्स अगर हमें आते हैं तो वो वेल कंपनसेटेड है, पेशेंट कंपनसेट कर सकता है। अगर क्लास बी में है 7 to 9 पॉइंट्स तो सिग्निफिकेंट फंक्शनल कॉम्प्रोमाइज है। अगर क्लास सी में है यानी कि 10 to 15 पॉइंट्स में पेशेंट लाई करता है तो डीकंपनसेटेड है, पेशेंट का जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर है। तो चाइल्ड पग क्लासिफिकेशन किसके लिए यूज हुआ?
मोस्ट कॉमनली यूज फॉर प्रोग्नोसिस, ट्रांसप्लांट का डिसीजन लेना है, क्योंकि प्रोग्नोसिस के बेस पे डिपेंड करेगा कि पेशेंट जो है वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है ट्रीटमेंट से, हमें ट्रांसप्लांट पे जाना है कि नहीं जाना है, या फिर हमें क्या ट्रीटमेंट प्लान करनी है। तो इसको देखने के लिए चाइल्ड पग क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है। अब हमने पढ़ा एसाइटिस। एसाइटिस की ग्रेडिंग भी देख लेते हैं यहाँ पे, ग्रेड 1, 2 और 3। ग्रेड 1 एसाइटिस कब होगा? माइल्ड एसाइटिस। एसाइटिस डिटेक्टेबल ओनली बाय अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता लगा है कि पेशेंट को एसाइटिस है, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें नहीं पता लग रहा है कि पेशेंट को एसाइटिस है, वो ग्रेड 1 होगा। ग्रेड 2 में क्या होगा? मॉडरेट है विद सिमेट्रिकल डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन है, और जो शिफ्टिंग डलनेस है या फ्लूइड थ्रिल जो फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं तो उसमें डिटेक्ट हो रहा है। ग्रेड 3 क्या होगा? सीवियर है, इसमें लार्ज ग्रोस एब्डोमिनल डिस्टेंशन दिखाई देगी, टेंस एसाइटिस की कंडीशन होगी, इजीली विजिबल ऑन इंस्पेक्शन। तो ये 3 ग्रेड्स ऑफ एसाइटिस। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट जो है पैरासिंथेसिस एब्डोमिनस पढ़ा है। वैसे हमने ब्रॉड टर्म पैरासिंथेसिस के बारे में भी पढ़ा है कि पैरासिंथेसिस किसको कहते हैं, और पैरासिंथेसिस के भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के बेस पे अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे हमने पैरासिंथेसिस एब्डोमिनस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।